सभी भावी शिक्षकों को मेरा नमस्कार। मैं अखिलेश स्वागत करता हूं आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल डॉक्टर एपी एजुकेशन पर। आज हम आपके सिलेबस से संबंधित एक अन्य महत्वपूर्ण विषय की चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं। विषय आपके शिक्षा के दार्शनिक आधारों के अंतर्गत हम सभी अभी तक पाश्चात्य दर्शन के बारे में पढ़ रहे हैं। जब आपको मैंने पाश्चात्य दर्शन के बारे में पढ़ाना प्रारंभ किया था तो उससे पहले एक वर्गीकरण दिया था, जहाँ पर हम सभी ने जितने भी हमारे सिलेबस से संबंधित दार्शनिक विचारधाराएं हैं उनको हम सभी ने समय काल के आधार पर वर्गीकृत किया था। उस समय काल के आधार के वर्गीकरण पर उसे हम सभी ने 3 भागों में बांटा। जब 3 भागों में बांटा था तो पहला प्राचीन, दूसरा मध्य और तीसरा समकालीन दर्शन के रूप में हम सभी ने वर्गीकृत किया। प्राचीन दर्शनों में हम सभी ने आदर्शवाद पढ़ा था, यथार्थवाद पढ़ा था, प्रकृतिवाद पढ़ा था और प्रयोजनवाद पढ़ा। ये लगभग 4 प्रकार की विचारधाराएं हम सभी ने पढ़ी। विकास क्रमों का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि एक विचारधारा समाप्त हो गई, दूसरी प्रारंभ हो गई, दूसरी समाप्त हो गई, तीसरी प्रारंभ हो गई। ऐसा बिल्कुल नहीं है। विचारधाराएं नहीं मरती, व्यक्ति मरते हैं। ये परस्पर समान समय में एक से अधिक विचारधाराएं हमारे समाज में रहती हैं, उनका अस्तित्व समाप्त नहीं होता। तो इसका बिल्कुल में मत समझिएगा। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आज जिस टॉपिक को हम अस्तित्ववाद को पढ़ेंगे, इसके उद्भव में प्रयोजनवाद का टाइम है और आदर्शवाद के कुछ सिद्धांत के मिस इंटरप्रिटेशन के कारण ऐसी विचारधारा का फिर से जन्म हुआ, जिसे हम अस्तित्ववाद के रूप में आज पढ़ेंगे। चलिए, तो अस्तित्ववाद प्रयोजनवाद के बाद जब हम देखते हैं तो एक काफ़ी समय प्रयोजनवाद की विचारधारा हम सभी ने पढ़ी, जिसने सभी बातें, सभी तथ्य अनुभव आधार पर स्वीकार करने के लिए हम सभी को प्रेरित किया था और कहा था जो बातें अनुभव पर सत्य सिद्ध होंगी उन्हें ही हम मानेंगे और परंपरागत सत्य मूल्य हैं उनको हम ना मानते हुए ईश्वर के रूप में या ईश्वर की सत्ता को भी उसने डिक्लाइन किया था, स्वीकार नहीं किया था। तो एक अच्छी विचारधारा मिली, तमाम समय तक लोग उसके पीछे रहे। वैज्ञानिक युग आया, मशीनों का युग आना प्रारंभ हुआ और एक प्रकार से मनुष्य उन मशीनों का दास बनता चला गया। उसी विकास क्रम में कुछ दार्शनिकों के मस्तिष्क में ये बातें आई कि अभी तक तो तमाम दार्शनिक विचारधाराएं आई हैं, इनका भी संबंध मनुष्य के विकास के लिए था। हम जो कह रहे हैं कि ये जो भौतिक प्रगति हम करवा रहे हैं वो भी हम मनुष्य के विकास के लिए करवा रहे हैं, लेकिन देख क्या हम रहे हैं? देख रहे हैं कि मनुष्य जो है वो एक चक्की के रूप में, मशीन के रूप में काम कर रहा है और कोई उसको कहता है कि इस तरीके से कर रहा है तो वो उस तरीके से करता है। मतलब एक पशु जैसा व्यवहार मनुष्य करने लगा, एक यंत्र जैसा मनुष्य व्यवहार करने लगा, जो कि मनुष्य नहीं है, जो कि मनुष्य का गुण नहीं है। मनुष्य का गुण है स्वतंत्रता, जिसे हमारे स्वामी विवेकानंद ने कहा था मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन, जिसे हम शिक्षा के माध्यम से जो हमारे अंदर अंतर्निहित योग्यताएं हैं उनको व्यक्त करने का काम करते हैं। तो यहाँ पर अस्तित्व शब्द का जो अस्तित्ववाद जो विचारधारा पनपी, उस अस्तित्ववादी विचारधारा के मूल में था मनुष्य के मैं को या मनुष्य के स्व को या मनुष्य के आत्मसम्मान को, आत्मगौरव को प्रेरित करना, उसे जगाना। इसी श्रृंखला में अस्तित्ववादी विचारधारा का जन्म हुआ। कौन लोग थे जानेंगे आगे। कहते हैं कि अस्तित्ववाद परंपरा, चिंतन तथा सिद्धांतों को महत्वपूर्ण न मानकर मनुष्य के स्वतंत्र विचारों और उसकी आज़ादी पर बल देता है। पहली लाइन में ये बात कह दी गई है कि यहाँ पर अस्तित्ववाद में व्यक्ति के अस्तित्व को तब तक सिद्ध नहीं किया जा सकता जब तक उसको स्वतंत्रता नहीं मिलेगी। भाई, जब तक आपको अवसर नहीं मिलेगा तब तक आपके अंदर कौन सी योग्यताएं हैं, उस योग्यता, क्षमता का कोई महत्व नहीं है जब तक उसको अवसर नहीं मिलेगा। इसीलिए अस्तित्ववाद कहता है कि बहुत परंपरा, बहुत चिंतन, बहुत सिद्धांतों की बात ना करके मनुष्य को स्वतंत्र रूप से छोड़िए, अभी वो कार्य करके दिखाएगा, उस आधार पर या मनुष्य को स्वतंत्रता दीजिए, फिर उसके कार्य निष्पादन की
क्षमता देखिए, अपने आप को वह वहाँ पर सिद्ध करता हुआ देखा जाएगा। अस्तित्ववादी दर्शन के उद्भव के पीछे कहते हैं कि पश्चिम में हीगल के विरोध में हुआ। हीगल कौन थे? तो हीगल जो थे वो आदर्शवादी थे। इनका आदर्शवाद जो था, उस आदर्शवाद की कल्पना के पीछे इन्होंने विचारों की सत्ता को बहुत महत्वपूर्ण माना था फिलहाल, लेकिन इन्होंने कहा था कि जो भी घटित हो रही हैं उन सबके पीछे घटित होने का एक बड़ा कारण विचार, आत्मा या ईश्वर है। तो हम सब जो काम कर रहे हैं, जो भी घटनाएं घट रही हैं, तो सब ईश्वर की मर्जी से हो रही हैं। इस प्रकार से एक ऐसा माहौल सा बन गया। भाई एक व्यक्ति है, व्यक्ति के बाद कुछ समय काल तक जीवित रहेगा, उसकी कही गई बात के आधार पर अगला व्यक्ति बोलेगा, तो इनकी बातों के आधार पर जो चलन चल गया, उस आधार पर मनुष्य को ईश्वर की कठपुतली के रूप में या मनुष्य को किसी एक व्यक्ति के एक सिद्धांत के, एक विचार की कठपुतली के रूप में कार्य करने वाला देखा जाने लगा। तो जब कहीं भी समाज में कठिनाई आएगी, मैं कई बार इस शब्द को बोल चुका हूँ, जब भी समाज में कठिनाई आएगी तो समाज सरलता का रास्ता स्वयं ढूंढ लेगा। उसी में से कोई व्यक्ति उठेगा जो स्वामी विवेकानंद बनेगा, उसी में से कोई व्यक्ति उठेगा जो महात्मा गांधी बन जाएगा। समाज में जब जब कठिनाई आएगी, कोई ना कोई समाज को सरलता की ओर ले जाने के लिए प्रेरित करेगा। फिलहाल अस्तित्ववादी दर्शन का अगर प्रश्न बनता है कि अस्तित्ववादी दर्शन का उद्भव किसके दर्शन के विरोध में हुआ, तो हीगल के दर्शन के विरोध में। तीसरी बात आती है, कहते हैं कि अस्तित्ववादी दर्शन मनुष्य के दुखों को दूर करने के बजाय स्वयं की पीड़ा से, ये नहीं कहता कि दुख दूर करो, जब तक तुम्हारे ऊपर दुख पड़ेगा नहीं, जब तक अवसर नहीं मिलेगा, स्वयं की पीड़ा से सीखने की बात को स्वीकार करता है। यह दर्शन दार्शनिक समस्याओं में जो सत असत की बात जहाँ हो रही है, जहाँ पर सामान्य विशिष्ट की बात हो रही है, वहाँ पर ये कहता है, यह दर्शन दार्शनिक समस्याओं में सत्य से अधिक संभूति पर, सत्य क्या है उससे अधिक महत्वपूर्ण है हमें उसका फीलिंग कैसे हो रही है, संभूति पर, सामान्य से अधिक विशेष पर, और तत्व से अधिक, ये जो तत्व या ये जो प्रकृति या जो मशीनें हैं, उन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन है? मनुष्य है। ये मनुष्य इसका सबका क्रिएटर है। तो विशेष तौर पर तत्व से अधिक महत्वपूर्ण किसे दिया गया है? मनुष्य के अस्तित्व की ओर इसका जोर दिया गया। अब इस विचारधारा को समाज के रूप में प्रस्तुत करने का सर्वप्रथम काम किसने किया? तो कहा जाता है कि अस्तित्ववादी दर्शन के प्रतिपादक सोरेन किरकेगार्ड को माना गया। सोरेन किरकेगार्ड को माना गया। बाद में इनके विचारों को जयपाल सार्त्र, बहुत अच्छे पत्रकार थे, एडिटर थे, इनकी कहानी मैं आपको बताऊंगा। मार्टिन हेडेगर, फ्रेडरिक नीत्शे, इनकी विचार मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से इन्होंने समाज में क्रांति लाने के लिए कार्य किया। और कार्ल यास्पर्स प्रमुख हैं, ये इनके समर्थक हैं। प्रश्न अगर आपसे आता है, देखो दोनों बातें समझना है। एक ऐसे लेवल पे आप हैं जहाँ पर सिर्फ रट्टा मार के काम चलने वाला नहीं है। सत्य से अधिक किस पर बात होनी है? संभूति पर। जो तथ्य आपके सामने, कंटेंट आपके सामने मोबाइल पर चल रहा होगा या आपके सामने जो किताब पर लिखा रहा होगा, उस लिखी गई बात को जब तक आपके मस्तिष्क में समझा नहीं जाएगा, फील नहीं किया जाएगा, तब तक ज्ञान को आप वास्तविक रूप से स्वीकार नहीं कर पाएंगे। चलिए, तो दोनों बातें देखेंगे। प्रश्न आप अगर आपसे पूछ लिया जाए तो मैं वो तैयारी भी कराऊंगा और आपको संभूति भी कराता चलूँगा। तो प्रश्न बनेगा कि अस्तित्ववाद के प्रतिपादक कौन हैं? तो अस्तित्ववाद के प्रतिपादक कौन है? सोरेन किरकेगार्ड। प्रवर्तकों में जयपाल सार्त्र, नीत्शे का नाम आता है। फिर आगे एक वर्गीकरण और होगा, उससे भी प्रश्न बनता है, बताता हूँ आगे चलकर मैं आपको। कहा गया कि दार्शनिकों के बीच सदैव से पदार्थ और चेतना की प्राथमिकता के मुद्दे पर मतभेद रहा है। परंतु अब यहाँ पर प्रकृति महत्वपूर्ण की आत्मा महत्वपूर्ण, प्रकृति महत्वपूर्ण की आत्मा महत्वपूर्ण, इस पर लेकर तमाम लोगों ने बहस की। लेकिन यहाँ पर कहा है कि तुम सब लोग, और इस कहते हो कि किस लिए ये सब बहस हो रही थी? मनुष्य को अच्छा करने के लिए। तो मनुष्य तो लाओ पहले सामने। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि दार्शनिकों के बीच सदैव से पदार्थ और चेतना की प्राथमिकता के मुद्दे पर मतभेद रहा है, परंतु अस्तित्ववादी इन सब से अलग मनुष्य के मैं पर जोर देते हैं। मनुष्य के टोटल कंप्लीट डेवलपमेंट पर फोकस करते हैं कि आप मनुष्य पर जोर दीजिए, मानवता पर जोर दीजिए, तो वो पूरी तरीके से इस बात को स्वीकार विकसित कर देगा।
अस्तित्ववादी वस्तुगत सत्य से कहीं अधिक, वस्तुगत सत्य क्या है? कोई भी वस्तु है उससे संबंधित जो विषय है, ठीक है, वस्तुगत सत्य से कहीं अधिक आत्मगत सत्य को महत्व देता है, ठीक है, इसलिए इसे आत्मवादी दर्शन या व्यक्तित्ववादी दर्शन भी कहा जाता है। क्वेश्चन अगला बन गया कि अस्तित्ववादी दर्शन को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो हम इसे व्यक्तिवादी दर्शन या आत्मवादी दर्शन भी कहते हैं। एक प्रकार का प्रश्न और पूछा गया, कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी दार्शनिक विचारधारा सबसे अधिक मनुष्य के मैं पर बल देती है, तो वह भी आपका उत्तर क्या होगा? अस्तित्ववाद होगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ी बात। जब किरकेगार्ड की मृत्यु हो गई तो किरकेगार्ड की मृत्यु के बाद जयपाल सार्त्र, अल्बेकर कामू, कालियास्पर्स, मार्टिन हाइडेगर प्रमुख विचारक रहे। अब हम सभी जानते हैं, जैसा मैंने आपसे कहा ना कि एक व्यक्ति चला जाता है, उसके विचार रह जाते हैं, परंतु विचार मूल रूप में ना होकर थोड़ा सा समय के अनुसार परिवर्तित होते चले जाते हैं। तो यहाँ पर अस्तित्ववादी जो व्यक्ति थे, जो शुरू से इस विचारधारा को लेकर आए थे और बाद में जो प्रवर्तक आए, उनके विचारों में भी मतभेद रहा। उस आधार पर अस्तित्ववाद को दो भागों में बांटा जा सकता है। एक अस्तित्ववादी वे हैं जो मनुष्य की सत्ता के साथ साथ ईश्वर की सत्ता को भी स्वीकार करते हैं। दूसरे अस्तित्ववादी उस प्रकार से हैं, वो कहते हैं कि ईश्वर की कोई सत्ता नहीं है, जब तक ईश्वर की सत्ता रहेगी तब तक मनुष्य निकम्मा रहेगा, इसलिए मनुष्य, ईश्वर कुछ नहीं है, मनुष्य सब कुछ है, इसीलिए उसको नास्तिक अस्तित्ववाद कहा गया। आस्तिक जो ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते हैं, आस्तिक अस्तित्ववादियों में किरकेगार्ड और कालियास्पर्स का नाम आता है। कई बार प्रश्न आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन से आस्तिक अस्तित्ववादी हैं, तो याद करने में या कन्फ्यूज़न में आप परेशान मत होइएगा, याद रख लीजिए कालियास्पर्स और किरकेगार्ड, दोनों का नाम का से है, कालियास्पर्स और किरकेगार्ड। बाकी बचे नीत्शे, जयपाल सार्त्र, ठीक है, मार्टिन हाइडेगर, वो सब कहाँ चले गए? नास्तिक चले गए। ठीक है, का वाला जो शब्द है, का वाले सब आस्तिक में हैं, बाकी वाले नास्तिक में हैं। चलो ठीक है, एक थोड़ा सा और भी कई नाम हो सकते हैं जो आस्तिक में हो, बहुत प्रमाणित में नहीं कर रहा हूँ, फिलहाल याद करने भर का, परीक्षा भर का तुम्हारा काम, हम सबका काम हो जाएगा। ठीक है, तो हाइडेगर ये प्रश्न उठाते हैं कि अब तक के जितने भी इन सबका विचार देख लें तो और पक्का हो जाएगा कि फलाना आदमी इसी श्रेणी में आता है। हाइडेगर ने सवाल उठाया कि अब तक के जितने भी दर्शन हैं, हाइडेगर कहाँ हैं? नास्तिक में हैं। ठीक है, अब तक के सभी दर्शन जब मनुष्य के लिए बने हैं, तब उसमें मनुष्य के मैं को क्यों दबाया जाता है? क्यों प्रकृति को महत्वपूर्ण बना दिया जाता है? क्यों ब्रह्म को महत्वपूर्ण बना दिया जाता है? क्यों नहीं मनुष्य को महत्वपूर्ण माना जाता? इसलिए कहते हैं कि इन्होंने कहा कि बाह्य जीवन निरुद्देश्य है, मनुष्य अपनी चेतना से उसे सार्थक बनाने की कोशिश करता है। इस लाइन को समझने का प्रयास करिएगा। इसको मैं और ऐसे कहूँ कि बाह्य जीवन तब तक निरुद्देश्य है जब तक मनुष्य चेतन रूप से ये नहीं सोचता कि आखिर मैं किस लिए पैदा हुआ। सुबह उठे, फ्रेश हुए, मनोरंजन किए, नाश्ता मिल गया, खाए पिए, मोबाइल ऐसे फिर चेक करते रहे 10-11 बज गए, फिर खाए, फिर सो गए, फिर उठे, फिर ऐसे मोबाइल ऊपर सरकाते रह गए, फिर शाम को खाना खाए, फिर सो गए, टीवी देख लिया, IPL देख लिया, जो भी देख लिया। भाई जीवन इसी के लिए था क्या? मनुष्य अप्रतिम शक्ति आप में जो जिस किसी भी क्रिएटर ने आपको दी, ठीक है, उसने सिर्फ इसीलिए दी थी क्या? जिस दिन आपके अंदर वह चेतना आ जाएगी कि नहीं, मैं मनुष्य इस काम के लिए नहीं हूँ, जो मैं कर रहा हूँ मेरा एक लक्ष्य है, मेरा एक जिम्मेदारी है, मैं एक समाज का व्यक्ति हूँ, उस सामाजिक जिम्मेदारी को निभाने के लिए, उस पारिवारिक जिम्मेदारी को निभाने के लिए, उस व्यक्तिगत जिम्मेदारी को निभाने के लिए आप जब जागृत होकर किसी कार्य को करना प्रारंभ करेंगे, तब आप वास्तविक रूप से मनुष्य के रूप में आ जाएंगे। तो यहाँ पर हाइडेगर जो बात कर रहे हैं कि मनुष्य का मैं, ये लाइन आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, जो इन्होंने कहा है कि बाह्य जीवन निरुद्देश्य। क्यों निरुद्देश्य? और जब तक मनुष्य उसे अपनी चेतना से सार्थक बनाने का प्रयास करता है। ठीक, ये बात उसको और भी सरलतम तरीके से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। कालियास्पर्स आस्तिक दर्शनवादी हैं, अस्तित्ववादी हैं। इन्होंने क्या कहा, अब जाहिर सी बात है, जब ईश्वर की सत्ता का विश्वास हो रहा है तो यहाँ पर गुलामी माने बड़ा वाला कट्टा, गुलामी तो बर्दाश्त नहीं करनी, किसी की भी नहीं बर्दाश्त करनी, चाहे ईश्वर की हो चाहे मशीनों की हो। तो यहाँ पर मैंने आपको जब कहा था कि प्रयोजनवाद के पश्चात आपका अस्तित्ववाद, प्रयोजनवाद के बाद काफ़ी गैप हुआ अस्तित्ववाद के विकसित होने में, तो वहाँ पर मनुष्य जो था मशीनों का एक बड़ा
गुलाम बना, तब इन्होंने कहा कि कालिदास और मशीनों का गुलाम, चूँकि वैज्ञानिक जिसे कहते हैं वैज्ञानिकों ने इसका निर्माण किया, और वैज्ञानिक अपने इन सब आविष्कारों पर इतना फूले नहीं समा रहे थे कि अपने आप को ईश्वर या सर्वोच्च सत्ता कह रहे थे। तो इस पर कालिदास ने कहा कि भौतिक प्रकृति को, मनुष्य को उसके स्व से दूर होते जाने का चिन्ह बताया। ये जो भौतिक प्रकृति आप देख रहे हो, ये बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज देख रहे हो, ये जो बड़े बड़े चीज़ें देख रहे हो, ये सब मनुष्य को उसके स्व से दूर लेकर चली जा रही हैं। अब बात और समझना कि यहाँ पर मनुष्य के अस्तित्व की बात हो रही है, इसके आगे बाद हम मार्क्सवाद पढ़ेंगे, वहाँ पर भी मनुष्य पर ज़्यादा फोकस हुआ है। ठीक है, तो एक विचारधारा समय काल परिस्थितियों के आधार पर बनती बिगड़ती है। कहा गया, कालिदास कहते हैं कि मनुष्य के पास या तो दो रास्ते हैं, या तो घमंड में आकर वो ईश्वर की सत्ता को नकार दे, कह दे कि ईश्वर कुछ नहीं, हम ही सब कुछ हैं, क्योंकि आस्तिक दर्शनवादी है ना ये, घमंड में आकर ईश्वर की सत्ता को ही नकार दे, अथवा अपना दुखी मन पूर्णतः उसे समर्पित कर दे कि जो हमारा दुख है या जो भी बातें हैं वो आपको समर्पित है, मैं अपना कार्य प्रारंभ कर रहा हूँ। इस तरीके से इनकी बात आगे कालिदास पर। अगले नास्तिक दर्शनवादी का विचार मैं पढ़ूँ, इनके विचार में इसलिए पढ़ रहा हूँ कि उनसे प्रश्न 100% आता है और हम लोग गलत करके आते हैं। एक दो मिनट अगर हम एक व्यक्तियों को दे देंगे तो इनके बारे में हमारे कॉन्सेप्ट सदैव क्लियर रहेंगे, और ये कहाँ किस श्रेणी में आते हैं, इनके क्या विचार हैं। प्रश्न अगर मेरी जो जबान से बोल रहा हूँ, जो लिखा हुआ है वो उस तरीके से तो आना नहीं है भाई, उस तरीके से भी आ सकता है और उन शब्दावलियों के बदले स्वरूप भी आ सकते हैं। तो जब कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो जिस भी रूप से पूछा जाएगा आप समझ जाएंगे। चलिए, नीत्शे बहुत बेहतरीन आदमी क्या कहता है कि गॉड इज डेड, भगवान को मार दिया मैंने, एंड गॉड रिमेन डेड एंड वी हैव किल्ड हिम। कहा कि भगवान मरा रहेगा और मैंने उसको मार दिया। क्यों मार दिया भाई, इसके पीछे कहानी सुनो। नीत्शे जो थे वो जर्मनी में एक विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे। जर्मनी में विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे, और उस समय की जर्मनी का जो समय था, उस समय जर्मनी लगभग 16 हिस्सों में, छोटे छोटे 16 हिस्सों में बट गया था। ठीक है, जर्मनी जर्मनी छोटे छोटे हिस्सों में बट गया था, और नीत्शे इस बात को लेकर के बड़ा उद्वेलित रहता था कि मेरे देश को ऐसे छोटे छोटे खंडों पर कोई ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, इंग्लैंड, रूस, इन सब लोग कब्जा करते चले जा रहे हैं और सीमाओं पर अतिक्रमण करते चले जा रहे हैं। हमारे देश के युवा सो रहे हैं और उनको सिर्फ किताब पढ़ना है, और कौन निप्र होए हमें का हानि। हमारे यहाँ भी एक दोहा है ना, तो इस तरीके की स्थिति होगी। अरे सब भगवान की मर्जी है, तो जब कब्जा कर रहे हैं तो कर लेने दो। बच्चों से ये पूछते थे नीत्शे साहब कि भाई तुम लोग क्यों नहीं इसमें जाके, तो तुम लोगों को क्रांति करनी चाहिए, आगे आना चाहिए। तो कहा कि सब भगवान की मर्जी है और भगवान की मर्जी सब हो रहा है। तो नीत्शे ने सोचा कि जो सब हीगल की वजह से सब हो रहा है, ये जो लड़के हैं जो पगलाए हैं, ये सब हीगलवा के विचार से पगला गए हैं। ठीक है, तो इसको ज़रा सा मुझे कुछ करना पड़ेगा। एक दिन प्रोफेसर साहब क्या किए, लाठी लिए, लालटेन लिए, और चौराहे खड़े हुए एक पुतला ले लिए और लिए लाठी मारने लगे, और लालटेन जो निकल रहा था दोपहरिया में उनको लालटेन निकला। तो लोग समझे कि प्रोफेसर साहब पगला वगला गए क्या, ये लालटेन डार्कनेस एट द मून, वो कहे डार्कनेस एट द मून, दोपहर में एकदम अंधकार है। तो उन्होंने कहा कि गुरुजी ये क्या कर रहे हो आप, ये क्या कर रहे हैं। तो मैंने कहा, उन्होंने कहा कि ये जो व्यक्ति पड़ा है ये तुम्हारा भगवान है, इसको मैंने मार दिया, और तुमको तुम्हारी जो आंखें बंद हैं वो तुमको मैं ये प्रकाश दिखा रहा हूँ, लालटेन दिखा रहा हूँ, इस पर एक प्रतीकात्मक रूप में। उन्होंने कहा कि अब क्या करोगे, अब तो तुम्हारा भगवान मर गया, इसको मैंने मार दिया, अब तो तुमको अपने अस्तित्व की रक्षा करने के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। क्या करोगे अब, ये तो भगवान तुम्हारा मर गया। तो बच्चे बड़ा परेशान, और मतलब ऐसा नहीं था, विश्वविद्यालय के छात्र थे, उन्होंने उस मूल को समझा जो प्रोफेसर साहब कहना चाहते थे। इसी बात पर अगला फिर 16 देशों की सभाएं हुई, उसी में से एक बिस्मार्क अपनी तलवार निकाल कर कहता है कि चलो निकलो, सब अपना बोरिया बिस्तर बांधो, कोई नौटंकी नहीं चलेगी, सब अपने, और वहाँ पर एक अच्छे रूप में जर्मनी की स्थापना हो गई। हमारे यहाँ सरदार पटेल को भी बिस्मार्क ऑफ द इंडिया कहा जाता है। उन्होंने भी कई रियासतों को एक करके अखंड भारत निर्माण में भूमिका निभाई थी। इसीलिए यहाँ पर हम किसी को गलत नज़र से देख लें कि गॉड इज डेड पूरी तरीके से क्यों कहा, परिस्थिति ऐसी थी। चौथे व्यक्ति आते हैं सात्र। समय थोड़ा सा लग रहा है लेकिन आपको मज़ा आ रहा होगा, मुझे लग रहा है, और समझते चलते हैं। सात्र, बस बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, आधा घंटे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। सात्र ने कहा कि अस्तित्व, अब इस पर लोगों ने आरोप लगाया, तो सात्र नीत्शे के बाद का मामला है,
ठीक है। अस्तित्ववाद के अराजक होने संबंधी आरोपों को खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि ये मानवतावादी दर्शन है। कहा कि मनुष्य ईश्वर विहीन दुनिया में इंसान अपनी मानवता खुद गढ़ेगा, खुद स्वरूप में अपने सिद्धांतों मूल्यों को बनाएगा। 3 प्रकार के मनुष्य के स्तर उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति जो अपने लिए जीता है, एक व्यक्ति जो है समाज के लिए जीता है, एक व्यक्ति ऐसा होता है जो संपूर्ण विश्व के लिए जीता है, और ऐसे स्तर पर व्यक्ति का निर्माण होना चाहिए। सार्त्र के पीछे की बड़ी ज़बरदस्त कहानी है। उनको नोबेल पुरस्कार मिलने वाला था, लेकिन उन्होंने लौटा दिया। क्यों लौटाया? सार्त्र जो थे फ्रांस के रहने वाले थे। फ्रांस के लोग बड़े एक उनके यहाँ मैग्नेट लाइन, मतलब उनका जो बॉर्डर था, उनका जो कर्नल था मैग्नेट, तो उसने इतना बढ़िया चक्रव्यूह बना रखा था कि कोई भी बाहरी देश उस पर आक्रमण नहीं कर सकता था। इधर जर्मन वाले भौकाल से चल रहे थे, तो सब जगह जीत रहे थे। इनके यहाँ भी पहुँचे तो लोगों ने कहा कि हमारा कौन जीत पाएगा, हम तो मैग्नेट लाइन के अंदर रहते हैं। मतलब मैग्नेट मतलब वो चुंबकीय क्षेत्र नहीं, मैग्नेट उस चक्रव्यूह का नाम था। ठीक है, बढ़िया दारू चल रही थी। खबर आई अचानक कि वो मैग्नेट लाइन टूट गई है, जर्मन की सेनाएं फ्रांस में शामिल हो चुकी हैं, और सब लोग हक्का बक्का होकर के अपने घरों में भागे। इसी समय एक उसी राइन की नदी, कहते हैं कि फ्रांस और उसमें जर्मनी के बीच के जो बॉर्डर पर है, तो वहाँ पर वो जब फौज निकल रही थी तो एक कपड़ा धुल रही थी औरत, वाशर वुमेन। तो उसने देखा कि यार ये जो खटर पटर कर रहे हैं ये लोग, ये कौन है, ये तो मेरे देश के सैनिक नहीं लगते। तो जैसे ही वो आगे बढ़ी, उसने कहा कि कौन है आप लोग? तो उसने कहा कि हम जर्मन की सेना है और हमने फ्रांस को जीत लिया है। तो उसने कहा बिल्कुल नहीं, तुम फ्रांस की सेना को जीत सकते हो लेकिन फ्रांस को जीत नहीं सकते। और यहाँ पर उसने क्या कहा कि एक उठाया अद्धा वहीं जो पड़ा उड़ा था आसपास में, और उसी पत्थर बरसाना सेना पर शुरू कर दिया। अब जाहिर सी बात है, जब सेना पर पत्थर बरसाएगी तो क्या होगा, गोली मिलेगी। गोली मिली और सब मार दिया गया। ठीक है, लेकिन ये बात पेपर में छप गई और सभी फ्रांस के लोगों तक वो बातें पहुँच गई। अब इसका असर ये हुआ कि सब लोगों ने कहा कि एक महिला, एक वाशर वुमेन, एक धोबी जात की महिला, इसने एक इतनी बड़ी सेना के सामने मोर्चा, जब तक पत्थर चलाती रही, जब तक उसके जीवन में जान रही, तो वो ऐसा कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो एक ऐसी क्रांति के रूप में आई कि लगभग 3 महीने के अंदर सभी जर्मन सेना बाहर भाग गई। अब पकड़ा गया कि आखिर वो महिला पकड़ो, जरा उसको कुछ सम्मान दिया जाए। ठीक है, तो वो महिला खूब ढूंढी गई उस मोहल्ले में, कोई महिला नहीं मिली। तो उन्होंने कहा कि चलो पत्रकार से मिलते हैं जिसने छापा था। तो पत्रकार के पास गए। पत्रकार जो एडिटर थे, संपादक होते, वो सार्त्र थे। सार्त्र से जब पूछा गया कि भाई वो महिला तुमने कहाँ मिली, तो उसने कहा महिला तो कोई थी ही नहीं, वो तो एक कहानी थी, वो एक काल्पनिक महिला थी जिसके माध्यम से मैंने अपने देश को जगाने का काम किया था, वो ऐसी कोई महिला थी ही नहीं। तो लोग बड़े जय जयकार करने लगे और उनको बाद में नोबेल पुरस्कार भी किया गया ऑफर, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि ये जो नोबेल पुरस्कार देने वाले लोग हैं वो सब कैपिटलिस्ट, यानी ये जो दूसरे देश का खून चूसने वाले जो लोग हैं, ये नोबेल पुरस्कार दे रहे हैं। मुझे किसी के सम्मान से और किसी के कह देने भर से मैं महान नहीं बनूंगा। मुझे अपनी अनुभूति है कि मैंने अच्छा काम किया, ये मेरे लिए महत्वपूर्ण है। इसीलिए अस्तित्ववाद अपना निर्माण मनुष्य को स्वयं करने के लिए प्रेरित करता है और कहता है कि दुनिया कैसी होगी यह दुनिया वालों द्वारा लिए गए फैसलों पर निर्भर करेगा, ना कि वस्तुओं पर। मीन्स आपको 20 लोग किसी विचार पर 20 लोग 20 सलाह देंगे, लेकिन आपको उन 20 सलाहों में से उस सलाह को चुनना है जिस पर आपका मन कर रहा है। और लेकिन यहाँ पर एक बात आप सुन लीजिए कि अगर आपने उसका चयन किया है तो चयन करने के बाद आप ये भी नहीं कह सकते हैं कि फलाने कहे थे तब हम ये कर लिए तो हम फेल हो गए। आपके डिसीजन का आप ही जिम्मेदार होंगे। हाँ, ऐसा नहीं है कि जो सामने वाला है वो किसी को गुमराह करे, उसके लिए भी एक मानक बनाया गया। जब मैग्नेट लाइन की जो बात मैंने कही थी, उस समय जो वो कर्नल था सेना का, उसने अपनी कनपटी पर गोली मार ली थी गिल्टी में कि मैं अपने देश को बचा नहीं पाया। तो यहाँ पर यह भी कहा गया है कि मनुष्य, वह मनुष्य जो किसी को, अगर कोई उसका कदम ऐसा पड़ रहा है जो समाज को बिखराने का काम कर रहा है, तो उस मनुष्य को तुरंत गोली मार लेनी चाहिए अपने आप को। वह समाज में रहने लायक व्यक्ति नहीं है। मनुष्य पहले होता है। अगले फिर सिद्धांतों की बहुत महत्वपूर्ण बात आई। उन्होंने कहा कि जो नियम, सार, विचार जो बात आते हैं, ये सब पदार्थों के लिए तो सत्य हो सकती हैं, मनुष्यों के लिए सत्य नहीं हो सकती। इसीलिए मनुष्य पहले होता है, फिर उसके अपने होने को सारगर्भित करता है।
मनुष्य पहले है, फिर वो किस प्रकार से किन वस्तुओं को उपयोग करना वो बाद में बताएगा। अस्तित्ववाद की यह धारणा भारतीय दर्शन के द्विजता के सिद्धांत से मिलती है। द्विजता का सिद्धांत करता, द्विज कब बनते थे हमारे यहाँ जो उपनयन संस्कार होता था उस समय व्यक्ति को चेतना आती थी, वह उस समय मनुष्य का दूसरा जन्म के रूप में कहा जाता था, इसीलिए यहाँ पर भी इस बात को स्वीकार किया गया। चलिए, इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा कर लेते हैं। सिद्धांत जिसे हम कहते हैं अस्तित्ववाद के सिद्धांतों को, कहता है पहला सिद्धांत कि अस्तित्व सार का पूर्ववर्ती है। क्या मतलब है? अस्तित्ववाद में सार को तो वैसे महत्वपूर्ण, सार माने रिजल्टेंट, ठीक है, लेकिन ये रिजल्ट जो है, ये जो नियम है, ये जो विचार हैं, ये जो स्थापित मूल्य हैं, ये जो है ये अनुभव मूलक होने चाहिए, चिंतन मूलक नहीं होने चाहिए। मनुष्य को काम करने दो। उन्होंने कहा कि विचार का क्या है? विचार तो किताब से खरीद लाओगे, बाजार से खरीद लाओगे। विचार किताब और बाजार से भी आ सकते हैं, किंतु अनुभव स्वयं से आता है। इसी आदर्शवाद के साथ इसे अनुभववादी दर्शन भी कहा जाता है। इसलिए पहला सिद्धांत कहता है अस्तित्व सार का पूर्ववर्ती, मैंने पहले अस्तित्व है, बाद में सार है, बाद में नियम है। निर्णय लेने की क्षमता, मनुष्य क्या है? स्वयं निर्णय लेगा। 20 लोग विचार बताएंगे, लेकिन उसे निर्णय चयन करने वाले अभिकरण के रूप में माना गया है, एक डिसीजन मेकिंग एजेंसी के रूप में स्वीकार किया है। मनुष्य को क्या बनना है, इसका चुनाव करने के लिए वह पूर्ण स्वतंत्र है। अगली बात कही गई, परंपरा को मानने के बजाय स्वयं अपनी इच्छा से उस विषय का चयन करें। ठीक है, अब जो परंपराएं चलती चली आ रही हैं, उन परंपराओं में यदि आप बने तो अस्तित्ववादी है ही नहीं। पहली बात तो किसी प्रकार के आपका जो मन, आपका जो विचार, आपके जो सत्ता, आपका जो परिस्थिति है, उस आधार पर आपको कार्य करने के लिए अग्रसर होना चाहिए। इसीलिए सार्त्र और सिमोन द बुआ परंपरागत चीज़ों को तोड़ते हुए जीवन भर बिना विवाह किए अपनी मर्जी से सहजीवन में रहे, जिसे हम लिव इन रिलेशनशिप के नाम से जानते हैं। मनुष्य अपनी नियति स्वयं तय करे। मनुष्य क्या है? दूसरों के पीछे, दूसरों का गुलाम न बने। एक ढर्रे या परंपरा में बंधकर चलने से समाज में कला संस्कृति फल फूल नहीं सकती। ठीक है, इसलिए मनुष्य को नए नए रूप से स्वतंत्रता देनी चाहिए। नए तरीके से काम करेगा तो नए नए विधाएं, नई नई संस्कृति, नई नई कलाओं का विकास होगा। अपने होने को विवेकपूर्ण सिद्ध करें। ऐसा नहीं कि सुबह सो उठे, खाना मिल गया, खा लिए, फिर सो गए, चले गए, टहलने का मतलब नहीं। अपने होने को विवेकपूर्ण रूप से सत्य करिए, सिद्ध करिए कि आपका अस्तित्व किस लिए है, मैं कौन हूँ और मैं यहाँ पर इस धरती पर आया था इन सब कामों को करने के लिए, या मैं इस धरती पर आया था किन कामों को करने के लिए। ठीक है, तो अपने होने को विवेकपूर्ण रूप से सत्य करिए, सिद्ध करिए। सात्र कहते हैं जब मनुष्य अपने लिए कोई स्वतंत्र चयन करता है, तब वह सारी मानव जाति की आज़ादी को प्रभावित करता है। ठीक है, आप अगर जैसे छात्र ने इस तरीके से जीवन यापन शुरू किया तो कई समाज में फिर ऐसी चीज़ें प्रचलित हो गई। तो उन्होंने कहा कि ऐसा निर्णय लेते समय मनुष्य को इस प्रकार से सोचना विचारना चाहिए कि उसके द्वारा लिए गए निर्णय जो अगर मनुष्य को या समाज को इस प्रकार से दूषित कर रहे हैं तो उसका भी जिम्मेदार वही है। इस आधार पर इनको अराजक भी कहा गया था, जिसकी सफाई वो पहले ऊपर दे चुके हैं। कहा है कि ईश्वर विहीन समाज में मनुष्य अपनी मानवीयता स्वयं करता है, छात्र पहले ही कह चुके हैं। तो इस पूरे आधार पर अगर हम इनकी तत्व ज्ञान और आचार मीमांसा को कंक्लूड करने का रूप करें तो तत्व मीमांसा इस अस्तित्व के बारे में, तत्व मीमांसा कहता है कि अपने अस्तित्व को सिद्ध करिए, उसके लिए जो भी कार्य बन सके करिए। ज्ञान कैसे मिलेगा? निर्णय लेने से मिलेगा, अनुभव द्वारा ज्ञान प्राप्त करिए। निर्णय लीजिए, निर्णय या चयन करिए, उसके बाद आपको ज्ञान प्राप्त होगा। आचार मीमांसा, स्वतंत्रता, अल्टीमेट फ्रीडम की बात अस्तित्ववाद में कही गई है। किसी प्रकार की पराधीन सपनों सुपना ही हमारे इस बात को पहले से स्वीकार किया जा चुका है। ठीक है, अब चलिए इनके प्रमुख विचारों को शिक्षा में किस प्रकार से प्रयोग किया जाएगा फटाफट खत्म कर लेते हैं। अस्तित्ववाद और शिक्षा के जो कंपैरिजन है, जहाँ पर मनुष्य के मैं होने की ज़्यादा विचार की गई है, तो अस्तित्ववादी शिक्षा को मनुष्य को सबसे जाहिर सी बात है अपने अस्तित्व को प्रदर्शित करने का माध्यम बनाती है। शिक्षा के द्वारा मनुष्य अपने अस्तित्व को मैनिफेस्टेशन ऑफ द परफेक्शन ऑलरेडी प्रेजेंट इन अ मैन, ऐसा स्वामी विवेकानंद की जो परिभाषा है वो इससे प्रेरित या इसको सिद्ध करती हुई मानते हैं, देखी जा सकती है। अब अस्तित्ववाद के शैक्षिक विचार हमें लगभग कहाँ से देखने में मिले, क्योंकि ये तो मनुष्य के विषय में बात कर रहा था।
सामाजिक क्रांतियों की बात कर रहा था, तो प्रथम विचार जो हमें मिलता है 1958 में प्रोफेसर मोरिस नेलर और ब्रूबेकर की जो पुस्तक प्रकाशित हुई, उस पुस्तक में अस्तित्ववाद के शैक्षिक विचार देखने को मिलते हैं, जिनके आधार पर हम शिक्षा के उद्देश्यों का अगर निर्माण करें तो यहाँ पर जो शिक्षा के उद्देश्य यानी जो पाठ्यक्रम जो सम्मिलित करोगे वह कौन कौन सी चीज़ें सम्मिलित करोगे, उनको सम्मिलित करने के पीछे कैसे व्यक्ति का निर्माण हो, तो उद्देश्य ये था कि पहले तो व्यक्ति के स्वतंत्र व्यक्तित्व का विकास हो सके, तमाम उसके जो योग्यता क्षमता उनको विकसित होने का अवसर मिल सके, व्यक्तिगत गुण और मूल्य जो उसकी व्यक्तिगत योग्यताएं हैं, व्यक्तिगत मूल्य हैं, व्यक्तिगत विचार हैं, उनको व्यक्त करने का अवसर उसे प्राप्त हो सके। फिलहाल ज़रूरी नहीं सारी चीज़ें हमें अच्छी लगें, कुछ चीज़ें गड़बड़ भी हो सकती हैं किसी भी विचारधारा की। मनुष्य के अहम व अभिलाषा का विकास किया जाए। अहम माने स्वयं, और क्या कर सकता है इसका, अभिलाषा क्या कर सकता है, इसका विकास किया जाए। वास्तविक जीवन की तैयारी कराइए। आध्यात्मिक जीवन की विचार फिलहाल तो यहाँ पर ईश्वर के रूप में पूर्व के अस्तित्ववादी मानते थे, परंतु बाद में तो ईश्वर की पूरी तरीके से सत्ता को अस्वीकार कर दिया गया। व्यक्तिगत ज्ञान या अंतर ज्ञान का विकास करना, जो हमारा व्यक्तिगत ज्ञान है या जो हमें समझ में हमें जो बातें समझ में आई हैं उस प्रकार के ज्ञान का विकास करना। अब इस अस्तित्ववादी विचारधारा के आधार पर शिक्षक, शिक्षार्थी व शिक्षण विधि किस प्रकार की होनी चाहिए, आइए चर्चा करते हैं। शिक्षक के रूप में क्या होगा, शिक्षक विषय सामग्री को प्रस्तुत करने वाला होगा, विद्यार्थियों को सत्य की खोज के लिए स्वतंत्रता प्रदान करने वाला होगा। इस प्रकार से विद्यार्थियों में मस्तिष्क के स्वयं संचालक और नियंत्रक की क्षमता विकसित कर सके। अपने काम का जिम्मेदार वो बालक स्वयं बने, अपने मस्तिष्क का स्वयं संचालक नियंत्रक बने, ऐसे उसे काम करने चाहिए। विद्यार्थियों का चरित्र निर्माण करने के लिए स्वयं सिद्ध सत्य मानने के, अब पता चला कुछ ऐसे कार्य उसने किए जिसका परिणाम उल्टा निकला, तो अब वो होगा कि ऐसा काम नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो अगला जो सिद्धांत और सत्य उसका बनेगा वो क्या बनेगा कि जो काम किया था उसका विपरीत सत्य। चयन करने की स्वतंत्रता, अवसर तमाम हो, स्वयं की अनुभूति का अवसर। बहुत आप नेता बनकर सब काम अपने आप ना करिए, बालक को भी कुछ अवसर दीजिए, वो स्वयं चयन करेगा और स्वयं की अनुभूति करने का उससे अवसर मिल पाएगा। बालकों के रूप में बालक किस प्रकार के अस्तित्ववादी दर्शन के आधार बालकों के क्या संकल्पना है, कहा गया कि बालकों में आत्मबोध, खुद से बोध करने का, स्वयं से निर्णय लेने का और स्वयं पर नियंत्रण करने का की शक्ति होनी चाहिए। स्वयं से निर्णय लेने का और स्वयं पर नियंत्रण रखने की शक्ति होनी चाहिए। विचारों और इच्छाओं को प्रकट करने की क्षमता होनी चाहिए। दब्बू बनकर काम नहीं चलेगा। सौंदर्य बोध की क्षमता होनी चाहिए और जीवन पर्यंत स्वाध्याय की सीखने की इच्छा हो और उसके भावात्मक पक्ष को जिससे मजबूत किया जा सके। ठीक है, अब इन प्रकार के उद्देश्यों को और इस प्रकार की विधियों को प्राप्त करने के लिए किस प्रकार की शिक्षण विधि का प्रयोग किया जाएगा, तो शिक्षण विधि होगी एकल शिक्षा। एकल शिक्षा माने एक समय पर एक विषय जो भी चयन वो कर ले, स्वप्रयत्न द्वारा शिक्षा, अपने प्रयासों से वो सीखे। ठीक है, इसको हम लोगों ने प्रयोग कर लिया अपने डिस्टेंस एजुकेशन में। प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग करके बालक अपने शंकाओं को दूर कर सकता है। अब देखें अंतिम रूप से इसके पाठ्यक्रम का निर्माण किस प्रकार से होगा, तो उन्होंने कहा कि इन उद्देश्यों के आधार पर क्या पाठ्यक्रम बनाओगे, तो उन्होंने कहा कि पाठ्यक्रम ऐसा होगा जिससे बालक के इंडिविजुअलिटी का यानी व्यक्तिगत उद्देश्यों का विकास हो सके। मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, प्रश्न भी आता है कि व्यक्तिगत उद्देश्य कितने प्रकार के होते हैं, तो व्यक्तिगत उद्देश्यों में दो प्रकार के आता है, आत्मानुभूति और आत्म प्रदर्शन। आत्मानुभूति वाला कॉन्सेप्ट तो स्वीकार है, आत्म प्रदर्शन की जहाँ बात आती है, जो मना करे वो करोगे, ऐसा तो चलेगा नहीं, समाज में तो ऐसा नहीं चलने वाला। तो आत्म प्रदर्शन की धारणा को स्वीकार नहीं करते, सामाजिक दृष्टि से आत्म अनुभूति के विचार को स्वीकार किया जाता है। तो अतः पाठ्यक्रम में कला, साहित्य, इतिहास, विज्ञान, भूगोल, संगीत, दर्शन, मनोविज्ञान और कला, खेलकूद, व्यायाम जरूर आवश्यक है, क्योंकि इन्हीं से बालकों में आत्म प्रकाशन का अवसर प्राप्त होगा। कंक्लूजन करें, ख़त्म करें, तो जो बातें मैंने या हम सभी ने इतनी देर से चर्चा की, उन सभी को कह सकते हैं कि ये जो परिवर्तनवाद के बाद काफ़ी दिन बाद आया था, इसीलिए इसको आत्मगत दर्शन या संकटकालीन दर्शन भी कहा जाता है, इसे निराशावादी दर्शन भी कहा जाता है। और यह पदार्थ और प्रकृति की तुलना में क्वेश्चन आ चुका कि कौन सा दर्शन पदार्थ और प्रकृति की तुलना में मनुष्य को ज़्यादा महत्वपूर्ण देता है, तो अस्तित्ववाद पदार्थ और प्रकृति की तुलना में मनुष्य को महत्व देता है। पूरे धारा प्रवाह के साथ हम सभी लोगों ने अपने कंटेंट को पढ़ा, समझ में आया तो बताइए, नहीं समझ में आया तो वही बताइए कि उसमें सुधार किया जा सके। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को शेयर करिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। भारत माता की जय।